Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I'm your physics teacher Afaq Ashraf. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का न्यू सिलेबस 11th क्लास का, जिसमें हम लोग अपने चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया हुआ है। आज जो हमारे चैप्टर नंबर 12 का आर्टिकल है वो है बच्चे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा ही इजी टॉपिक है। इसको मैं आप लोगों को दो तरीकों से समझाऊंगा। आज के बोर्ड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इसकी जो ट्रांसम्यूटेशन है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन यानी अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके के बारे में देखेंगे। बच्चों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी। कि रेडियो एक्टिविटी है क्या चीज, ये किस तरह से वकूफ पजीर होती है, कौन से एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी का मुजाहरा खुद ब खुद करते हैं, कौन से नहीं करते, किन को किस तरीके से करवाया जाता है, ये सारी की सारी डिटेल नोट आज के टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं बच्चों अफाक टीचिंग जोन का चैनल। इसमें आप लोगों को नए सिलेबस के बारे में आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन टॉपिक्स हैं, उसके मुतालिक जो पेयर स्कीम है, ये सारी की सारी आपको टाइम पे मिल रही है। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। इंशाल्लाह बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, ताकि यहाँ पर जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पर एमसीक्यूज लेवल के क्वेश्चन है, एमडी कैट के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आप लोगों को सॉल्व हो जाए। तो चलें बच्चे आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो आपका रेडियो एक्टिविटी है ना, वो एक किस्म का रेडिएशंस के मुतालिक है। कौन से एलिमेंट्स, कौन से पार्टिकल्स कब कहाँ किस तरह से रेडिएशंस को खारिज करते हैं। बच्चों जो रेडियो एक्टिविटी है ये असल में क्या है, एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ पार्टिकल्स सम स्पेसिफिक कंडीशंस। सम स्पेसिफिक कंडीशंस में क्या आएगा बच्चों, उसका एटॉमिक नंबर आ सकता है, उसका माहौल आ सकता है, उसकी वहां पर पड़ी हुई साख्त है, उसके ऊपर एक्ट करने वाली चीज है, वो चीजें यहाँ पर वकू हो सकती हैं। उन सब को हम लोग बच्चे क्या कहेंगे, हम लोग रेडियो एक्टिव कहेंगे। और जो एलिमेंट्स इससे मुतलका होंगे या वो एलिमेंट जो इसका मुजाहिरा कर रहे होंगे, दैट्स विल बी नोन एज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। The spontaneous emission of radiations or particles from the unstable nuclei to attain stability is called the radioactivity। बच्चों यहाँ पर एक लफ्ज है स्टेबिलिटी। क्या है स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी में क्या फर्क है ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। बच्चों जब किसी एलिमेंट के पास या एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की अजाफी मकदार होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेटल्स की बात कर लें, तो मेटल्स के पास ये खसूसियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं, रिलीज कर सकती हैं। और नॉन मेटल्स की ये खसूसियत होती है कि वो उनको हासिल करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। अब वो जो मेटल्स की बात कर रहे हैं कि मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्राहम कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रही हैं, वो पॉजिटिव चार्ज गेट करेंगी। और जब वो पॉजिटिव चार्ज गेट करेंगी बच्चों, वो बन जाएगा आपका स्टेबल। यानी कि जिसके पास जितनी मिकदार में कोई चीज होगी वो उतनी ही मिकदार में उस चीज को रिलीज करेगा, या उसको थोड़ा सा रिलीज करके दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएगा, दैट्स विल बी नोन एज द स्टेबिलिटी। और अनस्टेबिलिटी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्ट करते जाना, इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठे करते जाना, और यहाँ तक कि वो अनस्टेबल ही रहेगा जब तक वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो कोई भी एलिमेंट या एटम अपनी इस कंडीशन को किस तरह से अचीव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स गिव करके। ये है बच्चा आपका स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी में फर्क। ठीक है, दूसरे नंबर पर द एलिमेंट्स दैट पोसेस सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। ऐसे पार्टिकल्स जो इस कंडीशंस का मुजाहरा करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो रेडिएशन को खारिज करते हैं, दैट्स विल बी नोन एज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ये बच्चे थोड़ा सा हिस्सा, साथ ही हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको किस तरह से वकू हुए, या इनकी जो तरीक है, हिस्ट्री है, वो किस तरह से हमारे सामने आई। सबसे बच्चे पहले वाले जो साइंटिस्ट है वो है 1896 के, जिनका नाम था हेनरी बिकवर्ल। बच्चों हेनरी बिकवर्ल ने तो इस फील्ड पर काम भी नहीं था किया लेकिन क्या हुआ, हेनरी बिकवर्ल एक्सीडेंटली इस काम से सरंजाम हो गए और इन्हीं काम में उनकी डेथ भी हो गई थी। उन्होंने कुछ पार्टिकल्स जैसा कि कुछ एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, उनके ऊपर काम कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटी पर नहीं थे कर रहे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे कुछ। तो बच्चों वो क्या हुआ कि उन्होंने ना उनको एलिमेंट्स को किसी दराज में रख दिया, और वहां पर अनफॉर्चुनेटली
जिंक सल्फाइड या इस तरह से कह लें कि कोएटेड प्लेट्स पड़ी हुई थी, जिनके ऊपर कोई तय चढ़ी होती है उनको कोएटेड प्लेट्स कहते हैं। वहां पर कोई प्लेट पड़ी हुई थी। जब दोबारा से उन्होंने उन एलिमेंट्स को वहां से दरियाफ्त किया तो वहां पर जो थी ना स्क्रीन, वो सारी की सारी ब्लर हो गई हुई थी। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स जब किसी स्क्रीन के साथ टकराते हैं तो वो ब्लर कर देते हैं। मे बी ब्लैक, हम लोग देखेंगे लास्ट में इसकी प्रॉपर्टीज पर हमारे पास ये ब्लैक कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं, ठीक है। तो उसी स्ना में उनके ऊपर ही काम करते करते इनकी डेथ भी हो गई थी। दूसरे नंबर पर जो इसके ऊपर ऑथेंटिकली वर्क डन किया था वो था मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने। जब इन्होंने इसके ऊपर काम किया तो उन्होंने दो नए किस्म के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को सर इंजाम दिया, और वो जो दो न्यू किस्म के थे वो थे रेडियम और पोलोनियम। ठीक है बच्चों, ये मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी की दरियाफ्त है कि उन्होंने दो जब इस फील्ड में काम किया तो दो न्यू किस्म के एलिमेंट्स को सर इंजाम दिया, और वो एलिमेंट्स थे आपके रेडियम एंड पोलोनियम। ठीक हो गया बच्चों, ये उसकी चार सी हिस्ट्री है। आगे बच्चे आ जाते हैं हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई। बच्चों जो आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ना, ये समझ लें कि जिनका उस हिसाब से मैंने अभी अभी आपको बताया है ना कि कुछ के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है मेटल्स, यानी कुछ के पास नहीं है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नॉन मेटल्स। जब ये कंबाइन होंगे एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फॉरवर्डली या बैकवर्डली देंगे तो वहां पर ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी कंडीशन हासिल करेंगे। अब दूसरे लिहाज से जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बनेंगे वो कौन से होंगे बच्चे? जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होगा, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। वर्क डन by various scientists revealed that the elements with atomic number greater than 82 that will be known as the unstable nuclei। इसका मतलब क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होगा वो क्या कौन से होंगे? अनस्टेबल। और जिनका स्टेबल है, जो स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे वो कौन से होंगे? उनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से कम होगा। ठीक होगा बच्चों, ये भी आपका डिफरेंस समझ आ गया। एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मजीद, कि जो स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई में है फर्क वो ये है कि यहां से फिर दो किस्म के नए पार्टिकल्स को हम लोग बना सकते हैं। एक बन सकता है हमारा नेचर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये नेचर रेडियो एक्टिविटी क्या है। एक हमारी बन सकती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये कैसे बनेंगे बच्चों? जो आपका नेचर रेडियो एक्टिव है वो ऐसा मजहर है, ऐसा फिनोमिना है जिसमें ऑटोमेटिकली मतलब कुदरती तौर पर एलिमेंट से रेडिएशन खारिज हो। द एलिमेंट्स दैट रेडिएट आर emit द रेडिएशंस नेचुरली दैट्स नोन एज द नेचुरल रेडियो एक्टिव। और जो एलिमेंट्स नेचुरली तौर पर रेडिएशंस को अमिट करेंगे वो आपके पास कहलाएंगे नेचर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई है? दूसरी बात क्या है यहाँ पे? दूसरी बात ऐसी है, अगर तो एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली या कुदरती तौर पर रेडिएशंस को रेडिएट नहीं कर रहे, एमिट नहीं कर रहे, तो वो बच्चे उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बुछार करके वहां से रेडिएशंस को एमिट करवाया जाता है। और इस तरह से जो पार्टिकल्स या एलिमेंट्स की एमिशन होगी वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव, और जो एलिमेंट्स इस चीज का मुजाहरा इस तरीके से करेंगे कि जिसकी वजह से आर्टिफिशियल तौर के ऊपर उसके ऊपर पार्टिकल्स की बुछार की जाए और उनके ऊपर पार्टिकल्स की बुछार करके रेडिएशन रिसीव की जाए, इनको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? अनस्टेबल या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की दूसरी ब्रांच यानी कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर रेडिएशन खारिज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और जो आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है उसमें से खारिज करवानी पड़ती है, मतलब उसके ऊपर किसी हाई जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स को बुछार करवा कर वहां से हम लोग रेडिएशन हासिल करते हैं, और ये हमारे पास कहलाती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, मजीद हम लोग इसकी टाइप्स पर देखते हैं बच्चों। इन टाइप्स की बना पर यहाँ पर जो पार्टिकल्स या रेज हमें डिटेक्ट होती हैं वो है अल्फा पार्टिकल्स, ये गेट होते हैं बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स। जब रिसीवर से ये देखें बच्चों, जब यहाँ पर ये रेडिएशंस देखें, जब हम यहाँ पर जो प्रोसेस रन करवा रहा है डिटेक्टर में जो डिटेक्ट कर रहा है उसकी निस्बत में यहाँ पर तीन तरह के पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा रहा है। एक है आपका गैमा पार्टिकल्स जो बिल्कुल यहाँ पर देखें बच्चों, जो फ्रेम है वहां पर रखा हुआ है, यहाँ कोई हर्डर रखी हुई है, रुकावट रखी हुई है, वो उसमें से बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव कर गया है।
लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स है ये भी बेंड होगा, जो अल्फा पार्टिकल्स है वो भी बेंड हो गया। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, मैं आप लोगों को याद करवाने लगूं, ये जरा देखिएगा। आपने पीछे वाले चैप्टर में जब आप लोग पाथ ऑफ द चार्ज फाइंड कर रहे थे, पाथ ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे, आप लोगों ने एक कंसेप्ट सीखा था वहां पर। इस तरह से मैं आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो थे नेगेटिव चार्ज थे और वो नीचे पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे। मतलब ये देखिए अल्फा पार्टिकल्स क्या है, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थी, यानी ये प्लेट ऊपर वाली पॉजिटिवली थी और नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली थी। तो यहाँ पर जो चार्ज की मूवमेंट थी ना, वो आप लोगों ने कंसीडर की थी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है। मतलब क्या था कि जो पार्टिकल बेंड हो रहा है, अगर उसके ऊपर चार्ज की कंडीशन हमें मालूम नहीं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग उसकी कंडीशन को या उसके डायरेक्शन को फाइंड कर रहे हैं या उसके ऊपर चार्ज की नोयत यानी नेचर ऑफ चार्ज फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। चार्ज की जब मोशन देखी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इससे हमें पता चल के उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव की तरफ बेंड हो रहा है। इसी तरह से बच्चों हम लोगों ने नेगेटिव पाथ फॉलो भी देखा था कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किस तरह से वो हाइपरबोलिकली ऊपर की तरफ उठ रही थी। ठीक है बच्चों, ये लेक्चर हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था पीछे 2 चैप्टर से। अच्छा देखें, न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स emits 3 kinds of the radiations to get stability। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, किसी एटम या एलिमेंट्स के पास अनस्टेबिलिटी कब आती है, जब उसके पास इजाफी तौर पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कोई और चीज होती है और वो उन चीज को खारिज करके ही स्टेबल हो सकती है। यहाँ पर एलिमेंट्स खुद को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहे हैं, रेडिएशंस का अखराज कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और वो किस किस्म में किस शक्ल में कर रही है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा और गैमा की शक्ल में। ठीक है, ओरिजिनल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड द पेरेंट न्यूक्लियाई। काफी दफा इस चीज की भी यहाँ पर गलती हो जाती है कि आपको पेरेंट न्यूक्लियाई का नहीं पता होता और डॉटर न्यूक्लियाई का नहीं पता होता। बच्चे, जो ओरिजिनल एटम मालिक्यूल या न्यूक्लियस होता है वो आपका पेरेंट होता है, और जो आपके पास उस न्यूक्लियस से बनने वाली या उससे खारिज होकर मजीद डिवाइड होने वाली चीजें होती है आफ्टर मिशन चेंज इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, वो बच्चों आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई कहलाती है। ठीक है बच्चों, साथ अब देखें दूसरी तरफ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं, किसकी भला। अच्छा बच्चों, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, अल्फा की, बीटा की और गैमा की, जो वहां पर रेडिएट हुए हैं स्टेबिलिटी के लिए। सबसे पहले बच्चों इसकी आइडेंटिटी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी की। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, किस तरह का चार्ज होगा। बच्चे, जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा तो बच्चों हम लोग यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज को देखने लगे हैं, अल्फा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स की। सबसे पहले है आप लोगों की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, इसको शिनाख्त किस तरह से करेंगे आप, इसकी जो वैल्यू है वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले बच्चों, जो आपके पास अल्फा पार्टिकल है ना, ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं और इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। बीटा पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। आप लोगों को ये पता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है क्या नहीं है। बच्चे, ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, ये आप लोगों ने पीछे वाले आर्टिकल्स में पढ़ लिया हुआ है। जब आप लोग एनहिलेशन पा रहे थे और पेयर प्रोडक्शन पा रहे थे, वहां पर आप लोगों ने देखा था किस तरह से एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल्स मिलाप कर रहे हैं या वहां पर डिसअपियर हो रहे हैं न्यूक्लियस के करीब। ठीक है, गैमा रेज और एनर्जी, जो गैमा रेज होगी वो आपके पास एनर्जी होगी। ठीक है, ये है बच्चों इनकी आइडेंटिफिकेशन, इसको आप शिनाख्त कैसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है चार्ज। इसके ऊपर चार्ज की नोयत क्या होती है, हम लोगों ने ये चीज देखी कि अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, यानी कि इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है। क्या है, +2 चार्ज। बीटा पार्टिकल्स के ऊपर बच्चों है 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है या पॉजिट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिट्रॉन पॉजिटिव, ये सिर्फ चार्ज में डिफरेंट होते हैं, बाकी इनकी सारी चीजें एक सेम रहती हैं। गैमा रेज हैव नो चार्ज, गैमा रेज पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए ये फील्ड में क्या होता है, बिल्कुल स्क्रीन के सीधे ही गुजर जाता है। बल्कि जो अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स हैं ये वहां पर बेंड भी हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका कुछ मैस होता है, इनके ऊपर कुछ चार्ज होता है, उस हिसाब से इन्होंने बेंड होना होता है। ठीक है बच्चों, तीसरे नंबर पर देखिए इसकी स्पीड। बच्चों, जो इनकी स्पीड है ये स्पीड ऑफ लाइट से मुशाबह है, स्पीड ऑफ लाइट के इर्द गिर्द ही इनकी स्पीड होती है।
इनकी स्पीड क्या है, गामा रेज जो होती है स्पीड, इसकी स्पीड ऑफ लाइट के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो आपके पास दूसरे पार्टिकल्स की स्पीड होती है ना, वो होती है 2/3c, यानी रोशनी का 2 से 3 हिस्सा, 3 में से दूसरा हिस्सा। तीसरे नंबर पर आपका गैमा पार्टिकल, इसकी जो स्पीड होती है वो 1/200c होती है, 1/200c होती है, ये इस स्पीड के इक्वल होती है। ठीक है बच्चों। चौथे नंबर पर आ जाता है इसका इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करता है नेगेटिव प्लेट की तरफ, जिससे हमें इस चीज का पता चल जाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बीटा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिससे हमें ये पता चलता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। गैमा रेज अनडिफ्लेक्टिवली सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर देता है, जिसका मतलब है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है बच्चों। पांचवें नंबर पर है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी होती है देखते हैं हम लोग। जो बच्चों अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर है इसकी लो होती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, इसका कुछ मैस होता है, और उस वजह से ये बच्चों ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ये कम पेनिट्रेट। सबसे ज्यादा लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो किसकी है फिर? अल्फा। जिसका जितना मैस होगा वो उतना लो होता जाएगा। आप लोगों ने ये चार्ज टू मैस रेशियो में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों को ये इक्वेशन याद हो, चार्ज टू मैस रेशियो याद आया? ठीक है, ये आपके पास चार्ज टू मैस रेशियो इसके मुताबिक पेनिट्रेटिंग, जितना मैस ज्यादा होगा उतनी इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती जाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पर बीटा पार्टिकल्स इंटरमीडिएटली होता है। तीसरे नंबर पर गामा रेज हाईली पेनिट्रेटिंग पावर, यहां तक कि स्किन में से भी गुजरने वाली जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो गामा रेज है। ठीक है। इसके मेडिकल के शोबाजात में बहुत से इस्तेमाल भी हैं, बहुत से दूसरे फायदे भी हैं। गैमा रेज के ये भी फायदे हैं कि ये कैंसर के पेशेंट्स के तशखीस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। ये नीचे देखें ग्राफिकली आप लोगों को शो करवाया है। अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर वो जस्ट पेपर तक महदूद, मतलब ये पेपर को भी आर पार नहीं कर सकती, जस्ट पेपर तक स्टे रहती है। जबकि जो बीटा पार्टिकल्स है इसकी इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसके मैस के फर्क की वजह से, अल्फा पार्टिकल्स के मैस के फर्क की वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर फर्स्ट तक है, पेपर तक, ये पेपर है। दूसरे नंबर पर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल है। तीसरे नंबर पर आपके पास लेड है। अब देखें कि जो बीटा पार्टिकल है मैस कम होने की वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से ज्यादा होती है, लेकिन गामा से कम होती है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स हैव द लोएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर बिकॉज ऑफ इट्स मैस ग्रेटर देन बीटा एंड गामा। मजीद आप ऐड कर सकते हैं कि जो आपके पास बीटा पार्टिकल्स हैव द हाई पेनिट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू द अल्फा, बट लेस देन द गामा पार्टिकल पार्ट। जो गैमा की बच्चों पेनिट्रेटिंग पावर है ना, वो इन दोनों से ज्यादा होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है। जिसका जितना मैस, जितना चार्ज होगा उस हिसाब से उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कंसीडर की जाएगी। यहाँ पर इसका मैस ना होने के बराबर वो छोटे हम लोग बच्चे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम जस्ट पार्टिकल फिजिक्स को अब यहाँ पर डील कर रहे हैं कि देखें पार्टिकल की जो स्पीड है वो किस कदर, कितनी स्पीड पर हो सकती है, और उसकी जो शिद्दत है वो किस कदर हाई हो सकती है। तो देखें गैमा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है बच्चों, वो पेपर में से भी गुजर गई है, एल्युमिनियम फॉयल में से भी गुजर गई और लेड तक गई है, यानी कि ये काफी खतरनाक होती है एज कंपेयर टू बोथ। यहां पर आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाई द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गैमा पार्टिकल्स इज हायर देन द अल्फा एंड बीटा। तो बच्चों उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ये होगा, बिकॉज ऑफ द स्मॉल मैस एंड हैविंग नो चार्ज ऑन द गैमा पार्टिकल्स, that's why its speed is very high, approaches to speed of light. Second, its penetrating power is very high as compared to the alpha beta because of their no mass. mass है छोटा सा बिल्कुल टीनी पार्टिकल। तो ये क्या होगा आपका पास, इसकी खसूसियात में आ जाएगा। आप इसका क्वेश्चन इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। 6 नंबर पर है आयोनाइजिंग पावर। आपको पता है आयोनाइजिंग पावर किसकी ज्यादा है मैस के हिसाब से? बच्चों आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, मैं आपको समझाने के लिए करता हूं, वो देखें बच्चों, मैंने वहां पर आपको करके भी दी है। मजीद मैं बता देता हूं कि अगर पीरियड्स और ग्रुप्स में अगर हम लोग शेल्स की तादाद देखें ना, तो अल्फा पार्टिकल्स की शेल्स कुछ इस तरह से,
जितना न्यूक्लियस से फासला किसी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा उतना उसको रिमूव करना आसान होगा, और जितना कोई पार्टिकल ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगा वो उतना ही ज्यादा आयनाइज होता जाएगा, और इसी कैपेसिटी की वजह से, कैपेबिलिटी की वजह से उसकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा होती जाएगी। लिहाजा हम कह सकते हैं जो अल्फा पार्टिकल है इसकी आयनाइजिंग पावर ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पर बीटा पार्टिकल्स है। बीटा पार्टिकल्स का इंटरमीडिएट मास है, इंटरमीडिएट फोर्सेस है, मतलब इसके पार्टिकल, इसके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के कुछ हद तक करीब होते हैं, लिहाजा अल्फा से कम, गामा से ज्यादा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर और साथ ही साथ इसकी आयनाइजिंग पावर होती है। जब बात की जाए गामा रे की, तो ये बच्चे बहुत ही लो आयनाइजिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनके ऊपर चार्ज भी नहीं होता, ठीक है, एक तो इनके ऊपर चार्ज भी नहीं होता, दूसरा बच्चों इनकी जो कैपेसिटी है पेनिट्रेट करने की वो ज्यादा होती है, और मैंने आप लोगों को बताया कि जो मैस ज्यादा रखा होगा उस हिसाब से आयनाइजिंग पावर और उसकी पेनिट्रेटिंग पावर को डिस्कस किया जाएगा। ये देखें, यहाँ पर 3 तरह के नाइट्रोजन के जो न्यूक्लियस बनाए हैं, इनका बेसिकली यही काम है कि यहाँ पर 2 चार्ज लूज, यहाँ पर ए मतलब -1 को गेट, यहाँ पर रेडिएशंस को खारिज, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है गामा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। 7वें नंबर पर है फोटोग्राफिक इफेक्ट। फोटोग्राफिक इफेक्ट जो बच्चे आपको फर्स्ट में बताया था कि जब इनको स्क्रीन के पास रखा गया, ठीक है, जो आपके पास में भी जिंक फिल्म थी या दूसरी फिल्म थी, वो सारी की सारी क्या होगी, ब्लैकन द फोटोग्राफिक फिल्म। ये सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म को ब्लैक कर देते हैं। फ्लोरिसेंस इफेक्ट, फ्लोरिसेंस इफेक्ट मतलब चमकदार वाला। All alpha beta and gamma produces a fluorescence when fall on the zinc sulfide। जब इसको जिंक सल्फाइड की प्लेट के साथ या उसके जो ऐसी प्लेट जो जिंक सल्फाइड से कोएट हुई है, जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की तय चढ़ाई हुई है, उसके ऊपर से फॉल करवाते हैं तो वहां पर ये चमक पैदा करती है, और इस तरह से आपके पास वहां पर फ्लोरिसेंट का अमल होता है। ठीक है बच्चों, ये था आज का आप लोगों का बेसिक टॉपिक रेडियो एक्टिव। इसके बाद हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रेडियो एक्टिव डिके क्या है या न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है। आई होप बच्चों आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की कोई भी गुंजाइश हो बच्चों, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, जहां से समझ ना आए वहां से आप लोगों ने पूछ लेना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।